वेलकम टू CLC जुडिशियल। सबसे पहले आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन हमेशा खुशियों की रोशनी से जगमगाता रहे और आप अपने जीवन में सफलता के पायदान दर कदम आगे को चढ़ते चलें। आपकी कामयाबी हमेशा होती रहे और हर मंजिल आपको मिलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ एक और अति आवश्यक सूचना। इस बार हम लोग अपने मिशन के अंतर्गत बिहार APO मेंस 2022 के लिए माइनर एक्ट्स की क्लासेज हर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अगर आप कैंडिडेट हैं और आप माइनर एक्ट्स की क्लासेज में इंटरेस्टेड हैं तो हमें 9262810582 पे व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और बिहार APO मेंस जरूर लिखिएगा। आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और अगर इन केस आप कैंडिडेट नहीं हैं तो आपकी जानकारी में अगर कोई कैंडिडेट हैं जो कि आपके बैचमेट, जूनियर, सीनियर, फ्रेंड्स जो भी हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। उन्हें इस माइनर एक्ट्स क्लासेज का काफ़ी लाभ होगा। इस बार जहां तक मैं समझता हूं माइनर एक्ट्स एक डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है, क्योंकि GK में, IPC में, CRPC में और एविडेंस में हर स्टूडेंट्स अमूमन अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। और माइनर एक्ट चूँकि कुछ सब्जेक्ट ही ऐसा है तो वहाँ कुछ इशूज हो सकता है। तो इस बार मेरे ख्याल से, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि बाकी सब्जेक्ट में अगर परफॉर्मेंस अच्छा है और माइनर एक्ट में भी अच्छा है तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यह सिर्फ मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। किस हद तक ये सफल होगा या नहीं होगा अभी से कियास लगाना काफ़ी मुश्किल है। खैर एनीवे, तो आज दिवाली है और चूँकि मेंस एग्जाम बिहार APO का अपने निर्धारित समय पर होगा या नहीं होगा, इस पे भी दुविधा की स्थिति है। BPSC की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कि एग्ज़ाम नहीं होगा, या हालांकि BPSC के अगर ट्रेडिशंस को देखें तो BPSC औपचारिक तौर पे हमेशा ये नोटिफिकेशन होता है कि परीक्षा की तिथि में परिवर्तन हो सकता है, और इस नोटिफिकेशन के बावजूद भी नियत समय पे परीक्षाएं होती रही हैं। तो इन हालातों को भी देखते हुए यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि परीक्षा जो शेड्यूल्ड है वो आगे को टल जाएगी या नहीं टलेगी। आप दोनों केसेज में तैयार रहिए। अगर एग्ज़ाम होता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं होता तो भी कोई बात नहीं, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और चूँकि हमारा भी संकल्प कि एग्ज़ाम से पहले एविडेंस एक्ट सीरीज को कंक्लूड करना है, तो इसलिए मैं भी आज दिवाली के दिन, आज सारा दिन हम लोग लगे रहे, सारे स्टाफ नाराज। एक वीडियो बनाने में पूरे दिन का समय जाता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो बाकी तो कुछ आया स्टाफ, कुछ नहीं आया, और जैसे तैसे ये वीडियो आपके लिए हाजिर है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये आज का टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल नोटिस। तो पहले मैं बता लूं, मान लीजिए कि कोई सेल्फ एविडेंट फैक्ट है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है या नहीं घूमती, इस बात को प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में, इस बात का एविडेंस देना पड़ेगा। अरे भैया क्या तमाशा, अगर इन चीजों का भी एविडेंस देना पड़े तो हर चीज को ये एक माखौल सा हो जाए कहीं भी, किसी भी लाइफ में। तो डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल नोटिस जो कॉमन नॉलेज के फैक्ट हैं, कोर्ट उनकी नोटिस खुद ब खुद लेगी। उन फैक्टों को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। उन फैक्टों को प्रूफ करने में पार्टी का अनवांटेड टाइम, अनवांटेड जुडिशियल टाइम भी कोर्ट का वो वेस्ट होगा, उसका कोई नतीजा नहीं निकलना। तो और
वो चीजें लाइक यूनिवर्सल फैक्ट के तौर पे हैं। तो इन्हीं चीजों को, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स की कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगी और इन फैक्ट्स को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली a fact is required to be proved by adducing evidence to this regard। और मैंने कुछ आपके लिए राइटिंग वर्क, आप बच्चे लोगों का रिक्वेस्ट आते रहता है राइटिंग वर्क के लिए। तो द जनरल रूल इज दैट ऑल फैक्ट्स इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स मस्ट बी प्रूव्ड बाय एविडेंस। देखिए फैक्ट्स एंड इशू पे वीडियो बनाया हुआ आप देखेंगे। इशू तभी होगा व्हेन ए फैक्ट इज alleged बाय वन पार्टी एंड डिस्प्यूटेड बाय अदर पार्टी। और वो वीडियो आप रेफर कीजिएगा, यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो अगर नॉर्मली एविडेंस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 5 कैन बी गिवन आइदर ऑफ द फैक्ट इन इशू और ऑफ द रेलेवेंट फैक्ट। तो general rule is that each and every relevant fact or fact in issue is required to be proved by adducing evidence। evidence दो तरीके का, oral evidence या documentary evidence। as soon as point in issue in a case have been determined, the question that next present itself is by what method can this fact be proved or established। जो proved का डिफिनीशन है सेक्शन 3 में वीडियो बना हुआ है, आप देखिएगा उनको। द डिफिनीशन, सेक्शन 3 का डिफिनीशन अटेम्प्ट्स एट डिस्क्राइबिंग द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी टू बी अराइव एट बिफोर ए फैक्ट में बी कंसिडर्ड टू बी प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड। ऑल फैक्ट्स हाउएवर नीड नॉट बी प्रूव्ड। और ये कौन कौन से फैक्ट नीड नॉट बी प्रूव्ड? तो फैक्ट्स एडमिटेड सेक्शन 58, फैक्ट्स ऑफ विच द कोर्ट टेक्स जुडिशियल नोटिस सेक्शन 57 जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, एंड फैक्ट्स विच द लॉ प्रिज्यूम्स इन फेवर ऑफ पार्टी, प्रिजम्पशंस वो हम लोग पढ़ेंगे आने वाले समय में इसी एविडेंस एक्ट सीरीज में। और सेक्शन 58 रेफर्स टू फैक्ट एडमिटेड बाय पार्टीज, सेक्शन 57 डील्स विद फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस। कुछ केसेस लिखे हैं हमने। ओंकारनाथ वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही हिस्टोरिक माइलस्टोन केस है। इसमें काफी अच्छे एकेडमिक डिस्कशन इस केस में किया गया और इसीलिए मैंने इस केस को सेलेक्ट किया है। बहुत ही फेमस केस है, लीडिंग केस है। The purpose of the section is to provide that the court shall take judicial notice without formal proof of facts, the existence of which is unquestionably within public knowledge। अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। Is this unquestionable fact or not? क्या इस पे भी संदेह हो सकता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या इस फैक्ट को भी प्रूफ करना पड़ेगा? हमारे चीफ मिनिस्टर बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी हैं, क्या इस फैक्ट को भी साबित करना पड़ेगा? अरे भैया, अगर इन सारे चीजों को साबित करना पड़े तो ये पूरे प्रोसेस का एक मौकरी होके रह जाएगा। जो चीजें अपने आप में प्रूव्ड हैं, जिन पे कोई डाउट नहीं है, उन चीजों को भी हम प्रूव करेंगे। फॉर व्हाट? वेस्टेज ऑफ अननेसेसरी टाइम। तो ओंकारनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज फैक्ट व्हिच इज अनक्वेश्चनेबली विद इन पब्लिक नॉलेज, सम फैक्ट्स आर सो फेमस, सो नोटोरियस इन देमसेल्व्स or are of such public and universal character or so well and authentically expressed in various treaties that court is bound to recognize and take notice of them। Such facts do not require proof। तो ये facts के proof की जरूरत नहीं है। As for instance, the common law of realm, public statutes passed by the legislature, official seal, signature, meaning of ordinary words, division of time, weight, measures। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं।
तो क्या ये साबित करना पड़ेगा कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं? तो जस्ट मैं आपके साथ थोड़ा, देखिए लॉ सब्जेक्ट ही ऐसा है, अगर डिस्कस करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे तो बहुत बेहतरीन कंसेप्चुअलिटी निकल के आती है। अगर नहीं सोचेंगे, रट्टा मारेंगे, मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, डिसाइड किया एक रट्टा मारने पे, और सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाई बीपीएससी में सब ठीक नहीं चल रहा, इंटरव्यू में धांधली और ये बहुत तमाम तरह की चीजें। तो मैं इन द प्रोसेस कि मैं भी अपना कुछ विचार रखूंगा उस पर, आने वाले समय में जरूर मैं पोस्ट करूंगा। तो एज फॉर इंस्टेंस द कॉमन लॉज ऑफ रेलम public statutes passed by legislature, official seal, signature, meaning of ordinary word, division of time, weight, measures, facts regularly recurring in the ordinary course of nature, of business, etc. These facts do not require to be proved. These facts are too numerous to mention. तो जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट इतने हैं कि इनको पेन डाउन नहीं किया जा सकता, एंड एनी एग्जॉस्टिव लिस्ट इज इम्पॉसिबल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मतलब क्वेश्चन इज कि जो 13 फैक्ट दिए हुए हैं सेक्शन 57 में, सिर्फ उतने ही नहीं जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट हैं, वो तमाम फैक्ट जो पब्लिक डोमेन में है, जिनकी ऑथेंटिसिटी पे कोई डाउट नहीं है, वो तमाम फैक्ट आर कैपेबल ऑफ to be taken judicial notice, and these facts need not be proved. But court will take judicial notice of them whenever necessary. Thus, judicial notice is taken of a fact. It merely dispenses with proof, but it is not conclusive, and a party is not prevented from disputing its correctness by offering evidence. ये लास्ट की लाइन जब तक आप समझेंगे नहीं और लिखेंगे नहीं, तब तक आपकी कंसेप्चुअलिटी कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। मान लीजिए कोर्ट ने किसी फैक्ट का जुडिशियल नोटिस ले लिया, तो अगर आपको लगता है कि कोर्ट ने रॉन्गली जुडिशियल नोटिस लिया है, या कोर्ट ने जिस फैक्ट का जुडिशियल नोटिस लिया वो फैक्ट अपने आप में एरोनियस है, तो उसको डिस्प्रूव करने के लिए आप रिबटल एविडेंस दे सकते हैं। So even if judicial notice of a fact has been taken, a party aggrieved by such judicial notice is at liberty to adduce rebuttal evidence to disprove that fact of which court has taken judicial notice. ये सारी बातें ओंकार नाथ के केस में समझाई गई। तो सेक्शन 56 सिर्फ इतना ही कहता है कि फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड, नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड टू बी प्रूव्ड, सिंपली इतना है। 57 में कुछ फैक्ट्स 1 से लेके 13 तक दिए हुए हैं, ये सारे फैक्ट्स एग्जाम्पल हैं कि जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट, और इन फैक्ट्स को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। और इन्हीं चीज़ों को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ऑल लॉज इन फोर्स टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑल एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये सारे आप वीडियो को पॉज करके देख के नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, ये बहुत सिंपल है। मैं जुडिशियल नोटिस नहीं, जस्ट इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, ये इसमें कुछ है ही नहीं कि मैं एक्सप्लेन करूँ, केवल पढ़ना है और कुछ नहीं करना। तो वीडियो को आप पॉज करके, आप एग्जाम में आपको केवल एक चीज, सिर्फ इतने ही फैक्ट नहीं है जुडिशियल नोटिस के, इनके अलावा और भी कई फैक्ट हो सकते हैं जिनकी ऑथेंटिसिटी डाउटफुल नहीं है, जो पब्लिक डोमेन में, पब्लिक नॉलेज में है। मान लीजिए चाइनीज प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आए, अब चाइनीज प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आए, दिस इज विद इन पब्लिक डोमेन। अब चाइनीज प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आए कि नहीं आए, इस बात को प्रूफ करने के लिए आपको चाइना जाके एविडेंस लाना पड़ेगा या एम्बेसी में जाना पड़ेगा। तो देखिए, जिस नॉर्मल लॉ है कि ईच एंड एवरी फैक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड अनलेस इट्स प्रूफ इज डिस्पेंस्ड विद। तो 3 फैक्ट का प्रूफ इज डिस्पेंस्ड विथ। 1,
the fact of which judicial notice can be taken. Illustrations दिया हुआ section 57 में. This list is not exhaustive. Other facts also can be included in terms of the judgment of Supreme Court. ओंकारनाथ वाले केस को अभी हमने डील किया. Section 58 admitted fact need not be proved. उसमें भी हम लोग देखेंगे. And presumptions, if court has taken a presumption that fact stands proved, rebuttal evidence may be given. तो 3 exceptions हैं इसके. और now section 58 facts admitted need not be proved. तो admission by parties, ये section लिखा हुआ, इसको देखिएगा. Admissions by parties, oral or documentary, to any person before suit out of court have been dealt with section 17. Section 17 is extrajudicial admission. And section 58 of the Evidence Act, this is judicial admission during the course of a proceeding at or before the hearing of the case, at or before commencement of the trial, when a suit is presented, written statement is filed. क्या उस समय ट्रायल कमेंस हो गया? तो इन शब्दों से कंफ्यूज नहीं होना. सेक्शन 58 को हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार. फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड. नो फैक्ट नीड टू बी प्रूव्ड इन एनी प्रोसीडिंग. प्रोसीडिंग मतलब आप खुद सोचिए. तो इस तरह से सेक्शन 58 बहुत सारे इस पे केस लॉ हैं. Section 17 roughly that deals with admission out of court, and section 58 admission during the course of proceeding into the court, which the parties thereto or their agent agree to admit at the hearing, or which before the hearing they agree to admit by any writing under their hand, or which by any rule of pleading in force. अब प्लेंटिव ने प्लेंट में कुछ लिखा है, डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट में उसको एडमिट कर लिया, तो सेक्शन 58 अप्लाई कर जाएगा. प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन रिक्वायर्ड द फैक्ट्स एडमिटेड टू बी प्रूव्ड अदरवाइज देन सच एडमिशन. इसको हम लोग देखेंगे. अब ये जो नॉर्मली एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन दैट इज सेक्शन 17, और वो जो एडमिशन है, सच एडमिशंस आर टेंडर्ड एज एविडेंस व्हाइल एडमिशन फॉर पर्पस ऑफ ट्रायल डिस्पेंसेस विद द प्रूफ ऑफ ए पर्टिकुलर फैक्ट. सेक्शन 58 डील्स विथ एडमिशन ड्यूरिंग ट्रायल at or before the hearing. Proof of such fact is dispensed with for the simple reason that facts admitted required no proof. They are known as judicial admissions or stipulations dispensing with proof. It is a substitute for evidence, and admission in this sense is a formal act done in the course of judicial proceeding which waives or dispenses with production of evidence by conceding for the purpose of litigation that the proposition of fact alleged by opponent is true. Admission in pleading of judicial admissions admissible under section 58 made by the parties or their agent at or before the hearing of the case stand on a higher footing than evidentiary admission. The former class of admission is fully binding on parties that make them and constitute a waiver of proof. They by themselves can be made the foundation of the right of parties. On the other hand, evidentiary admissions which are receivable at the trial as evidence are by themselves not conclusive. तो सुप्रीम कोर्ट ने जगजीत सिंह के केस में कहा कि admission is the best evidence that can be relied upon, and though not conclusive is decisive of the matter unless successfully withdrawn or proved erroneous. दूसरा केस है एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशंस आर डेल्ट विद सेक्शन 17. एक और केस यूनियन ऑफ इंडिया इब्राहिम उद्दीन का. Law on admission can be summarized to the effect that admission made by a party though not conclusive is a decisive factor. आप सेक्शन 31 देखेंगे, एडमिशन नॉट कंक्लूसिव, इट मे स्टॉप ओनली. तो इज ए डिसिसिव फैक्टर इन ए केस अनलेस द अदर पार्टी सक्सेसफुली withdraws the same or proves it to be erroneous. Even if the admission is not conclusive, it may operate as an estoppel.
As per section 31, law requires that an opportunity be given to the person who has made admission under cross-examination to tender his explanation and clarify the point on the question of admission. अगर आपसे कोई पूछे तो ये दो लाइनों को आप समझ लीजिए, मैंने पीले टेक्स्ट से अमूमन admitted fact need not be proved on the basis of admission. कोर्ट में पास है जजमेंट ऑर्डर 12 रूल 6 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो जब एडमिटेड कोर्ट की जब मेरे मुंह से एडमिटेड कोर्ट निकल गया, जब एडमिटेड फैक्ट की इतनी वैल्यू है तो व्हाई नॉट एडमिटेड फैक्ट इज कंक्लूसिव। तो उसका जवाब है लॉ even if admission is not conclusive it may operate as estoppel. law requires that ये मैं यहाँ से ये पूरा ही लाइन ये पैरा देखिएगा, बहुत अच्छा केस है आपके लिए ढूंढ के, एकेडमिक डिस्कशंस हुए हैं इस केस में। तो लॉ रिक्वायर्स दैट एन अपॉर्चुनिटी बी गिवन टू द पर्सन हु मेड एडमिशन, जिसने कोई एडमिशन किया उसे एक मौका मिलना चाहिए, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए, टू टेंडर हिज एक्सप्लेनेशन एंड क्लैरिफाई द पॉइंट ऑन क्वेश्चन ऑफ एडमिशन। अब मान लीजिए किसी का एडमिशन है और कानून बना दिया गया कि भाई कंक्लूसिव उसका आपने उससे कैसे एडमिट कराया है, जबरदस्ती कराया या फ्रॉड के जरिए या किस तरीके से कराया है। तो मेकर ऑफ द एडमिशन इज टू बी प्रोवाइडेड विथ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन द फैक्ट ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन and clarify the point taken on the question of admission, and therefore due to these reasons admission is not conclusive. आगे, failure of a party to prove its defense does not amount to admission, nor can it reverse or discharge the burden of proof of the plaintiff. Section 58 deals with admission during trial. इसको याद रखिएगा, Section 58 deals with admission during trial, and section 17 that deals with otherwise admissions before trial, that is extrajudicial admission, and 58 is judicial admission. So documents are necessarily either proved by witness or marked on admission. Section 58 provides that a fact may not need to be proved in any proceeding which the parties there to agree to admit at the hearing, or which before the hearing they agreed to admit by any writing under their hands, or which they admitted by their pleading. Even in that case the court may in its discretion, even if such admission has been made by the party, require the fact admitted to be proved otherwise than by such admission. In fact, admission by a party may be oral or in writing. Admission is the best piece of substantive evidence. अक्सर बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस क्या होता। तो सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस पे कोर्ट किसी नतीजे पे पहुंच सके तो ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन जजमेंट कैन बी डिलीवर्ड। आप चेक कीजिए ऑर्डर 12 रूल 6 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जुडिशियल कन्फेशन दैट इज ए सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। उस जुडिशियल कन्फेशन पे सजा हो सकती है, लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कोई वैल्यू नहीं है। तो एडमिशन इज कंसिडर्ड एज सब्सटैंटिव एविडेंस दैट एन अपोजिट पार्टी कैन रिलाई अपॉन, दो नॉट कंक्लूसिव, इज डिसाइसिव ऑफ द मैटर अनलेस सक्सेसफुली विथड्रॉन, प्रूव्ड और एरोनियस। तो ये देखिए, ये आज का क्लास जो है स्वाभाविक है, ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पीटी क्वालिफाई कर मेंस दे रहे हैं। तो क्लास थोड़ा सा है, मतलब एवरेज से थोड़ा सा ऊपर के स्टैंडर्ड का है। मतलब कहने का मतलब कि आपकी बेसिक नॉलेज ठीक है तो ये वीडियो आपको बहुत सारी चीज आप इस वीडियो में समझ पाएंगे, लेकिन बेसिक नॉलेज नहीं है और आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिगिनर हैं, तो थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो सकती है।
आप फ्रेशर हैं और बिगिनर हैं तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं। आप वीडियो को एक दो बार सुनिए, जो भी किताबें हैं आपके पास उनको निकाल के पढ़िए और फिर एक आध बार सुनेंगे तो आपको भी इससे काफ़ी लाभ होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि फ्रेशर के लिए अलग वीडियो बनाना और अलग अलग लेवल के अलग एक ही वीडियो हो जिसमें सारी इनपुट्स हो। बेसिक फंडाज आपके थोड़े बहुत ठीक हैं तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगेंगी आपको। तो चलिए, अब आज दिवाली अच्छे से खुशियों से मनाइए। आज का टॉपिक मैं भी जल्द समाप्त कर रहा हूँ। अंत में वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और भूलिएगा मत क्या, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपके सहयोग और समर्थन के बिना कभी हमारा मिशन कामयाब नहीं हो सकता, तो इस बात को जरूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी दिवाली अगेन and see you tomorrow. Till then, bye bye.